हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ लिए हो तुम लोग इसमें वेक्टर में? किसी को कोई डाउट, कहीं कोई इशू, कोई न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्सेप्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम? बोलो यस सर प्रॉब्लम, या फिर बोलो नो सर नो प्रॉब्लम। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर ये स्केलर प्रोडक्ट वाला थोड़ा बोल दीजिएगा फिर। हाँ फिर ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे ना लास्ट डे, तो हम उसका कंक्लूजन आपको जो प्रीवियस डे पढ़ाए थे उतना लेके ही चलेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके पहले किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। अच्छा आप लोग देखिए, स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली हम लोग प्रीवियस डे है ना वेक्टर का प्रोडक्ट डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग है ना वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये देख रहे थे। तो हमारे पास पहला चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हम आपको इसमें दो तरीका सिखाए थे वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने का। एक था कि अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल हो तो आप ए बी कॉस थीटा लगा सकते हैं। और अगर वेक्टर्स जो है वो एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिया रहे तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। एम आई राइट? ये सब हो गया था ना? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है कि हमारे पास वेक्टर्स का है ना, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेके चलते हैं। इसी में आपको एक और इसका रोल प्ले करके हम दिखा रहे थे। आपको बताया जा रहा था कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, इफ ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। क्या सही है? यस सर। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको बताया गया था वो था वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। अगर आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो ए डॉट बी में ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, करेक्ट है? इतना हम लोग कर रखे हैं ना लास्ट डे? यस सर। ठीक है, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, किसी को डाउट था ना? बोलो तो क्या दिक्कत हुआ इसमें? सर वो इनटू कैसे करना वो समझ में नहीं आ रहा था। ये ठीक है अभी? और वो ऊपर वाला पॉइंट ठीक है, सेकंड वाला कैसे हुआ? एक सी एस नहीं, कैसे हुआ वो तो हम पिछले दिन एक्सप्लेन कर दिए थे ना। आज फिर से पूरा डेरिवेशन वो करना? एक क्वेश्चन था हाँ, ना वो इनटू। हाँ कर लेते, फिर से कर लेते। मान लो हमारे पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और हमारे पास एक वेक्टर बी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। और अगर हम आपसे बोल दें कि भाई आप देखिए ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, तो ए का एक्स बी का एक्स मतलब ए का एक्स कंपोनेंट 2 और बी का एक्स कंपोनेंट 1 प्लस ए का वाई बी का वाई, ए का वाई कंपोनेंट 3 बी का वाई कंपोनेंट 2 प्लस ए का जेड बी का जेड, ए का जेड -2 बी का जेड 5। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे हो गया 2 + 6 - 10, सो ओवरऑल योर आंसर इज -2। सही है? हाँ, मतलब आई कैप जे कैप नहीं लेना, वो हम गलत कर रहे थे। हाँ, आई कैप जे कैप कैसे लेंगे आप? चलिए हम आपको और स्थिर कर देते हैं और स्टेबल कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फाइनल आंसर, फाइनल जो क्वांटिटी बनता है वो वेक्टर होता है या स्केलर? स्केलर होता है। तो अगर वो स्केलर होता है तो उसमें आई कैप जे कैप क्यों रहेगा? आई कैप जे कैप के कैप तो डायरेक्शन के लेना होता है। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, इसी में हम एक और चीज आपको बताना चाहेंगे और वो है, ये तो हम लोग कर रखे थे शायद, डॉट प्रोडक्ट। यस सर, हो गया सर। हाँ, अगला हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज आज के क्लास में डिस्कस करना है, वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ, ठीक है? चलिए यहाँ जो डिस्कस किया हुआ है उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम लोग है ना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ one vector
in direction of other vector। डॉट प्रोडक्ट की मदद से अगर आप चाहें तो किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की मदद से अगर आप चाहें तो किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। सर क्या बता रहे हैं, जरा गौर करो, जरा गौर करो। मान लो हम लोगों के पास यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी और उनके बीच का एंगल है थीटा। अगर हम आपसे बोलेंगे कि बी वेक्टर का कितना कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में है तो बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ निकाल लो। प्रोजेक्शन कहने का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन दिखा दीजिए कहां टच करता है और वहां तक देख लीजिए क्या ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, दैट इज बी कॉस थीटा। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, बीच का एंगल है थीटा। आप ए का कंपोनेंट चाहते हैं तो एक परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ कीजिए। यहां से यहां तक का जो डाटा है ए कॉस थीटा है। A cos theta is component of vector A in direction of B. A cos theta is magnitude of component of A in direction of B. तो अगर आपसे कभी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की तरफ पूछा जाएगा आप डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। सर डॉट प्रोडक्ट क्यों? सर डॉट प्रोडक्ट क्यों? देखो यार, हम लोग अगर ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, जब हम लोग ए डॉट बी लिखते हैं तो एक्चुअली हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ए बी कॉस थीटा से आप ए कॉस थीटा अगर निकालना हुआ तो ए डॉट बी में बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, और अगर किसी को बी कॉस थीटा निकालना हुआ तो ए डॉट बी में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। बोलो सही है या नहीं? ठीक है, चलिए आराम से, अभी हड़बड़ाइए मत, अभी ये चीज थोड़ा अच्छा है इसलिए टेक योर टाइम, जरा गौर करो, देखो ध्यान से। हाँ ठीक है, अब देखो पहला चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ component of B in direction of A। अगर B का कंपोनेंट A की तरफ निकालेंगे तो B cos थीटा निकालेंगे और वो आंसर आएगा A डॉट B में A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। ठीक है, अगर इसी में थोड़ा और आगे बढ़े, अगर हम लोग इसी में थोड़ा और आगे बढ़े, magnitude of component of A in direction of B अगर निकालें तो एक्चुअली हम लोग A cos थीटा निकालेंगे और A cos थीटा आएगा A डॉट B में B के मॉड से डिवाइड करके। ठीक है, तो A डॉट B निकालना सीख चुके हैं, A से डिवाइड कर दीजिएगा तो B का कंपोनेंट A की तरफ मिल जाएगा, और अगर B से डिवाइड कर दीजिएगा तो A का कंपोनेंट B की तरफ मिल जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझने में? नो सर। ठीक, अब हम आपको दो लाइन और दिखाते हैं, हम आपको दो लाइन और दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपसे वेक्टर पार्ट पूछा जाता है, वेक्टर कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड नहीं यार, मैग्नीट्यूड नहीं, तुमको वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, वेक्टर निकालना है। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। देखो वेक्टर कंपोनेंट निकालने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज होता है, सुनिएगा ध्यान से। ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना है तो ए कॉस थीटा उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन के लिए लगा दे बी कैप, बी की तरफ है ना।
तो लगा दे बी कैप। क्या ये बी कैप सबको समझ में आया? यस यस तो अगर आप वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड होगा हम लोगों का ए कॉस थीटा और डायरेक्शन के लिए लगेगा बी कैप। थोड़ा इसको सजा धजा के लिखते हैं। क्या हम ए कॉस थीटा को ए डॉट बी बाई बी लिख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करना होगा बी कैप से, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी कैप से, ठीक है। सिमिलर फोर्थ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? फिर से मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो जब आप b का वेक्टर कंपोनेंट a की तरफ निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड b cos थीटा, डायरेक्शन के लिए लग जाएगा a कैप। यस सर तो चलिए भाई, उसका मैग्नीट्यूड हो गया है b cos थीटा और डायरेक्शन के लिए लग गया है a कैप। ठीक है b cos थीटा को हम लोग लिखते हैं a डॉट b से डिवाइडेड बाई a और फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a कैप के साथ। तो आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है कि मैग्नीट्यूड के टर्म में आंसर देना है। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में आंसर देना है तो केवल a cos थीटा या b cos थीटा से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है तो a cos थीटा के साथ b कैप लगेगा और b cos थीटा के साथ a कैप लगेगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? यस सर चलिए आइए आप क्वेश्चंस पे काम करते हैं। ऊपर यही सब लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर यही सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन अगर निकालो तो a cos थीटा है, ठीक है। और अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे तो डायरेक्शन में ये b कैप लग जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया है बहुत बेसिक। क्या बोले सर? ऊपर में जो सेकंड नंबर वाला लिखा हुआ तो वो देखो। क्या ये वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ b इज, ये बोल रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो आपको है ना थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का है ना थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। हम आपको बता देंगे अभी थोड़ा वेट। चलिए बता दें। यहां देखिए, a वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब बोला गया x कंपोनेंट, तो x का एक्सिस की तरफ 3 है, y कंपोनेंट 3 है और z कंपोनेंट -2 है। कुछ नहीं था, यहाँ ऐसे ही है, ये तो बच्चा वाला बात, ठीक है। हाँ देखो, क्वेश्चन क्या बोला है कि जस्ट आफ्टर फायरिंग अ बुलेट इट इज फाउंड टू मूव एट एन एंगल ऑफ 37 टू द हॉरिजॉन्टल। its acceleration is 10 meter per second squared downward. Find the component of its acceleration in direction of its velocity. Find the component of its acceleration in direction of its velocity. जरा गौर करना, चीजों को थोड़ा फिगर वाइज समझने का कोशिश करना। आप क्या कर रहे हैं? आप है ना यहाँ से जस्ट आफ्टर फायरिंग अ बुलेट इट इज फाउंड टू मूव एट एन एंगल 37 डिग्री एंगल पे आपका कोई पर्टिकुलर बुलेट है जो फायर किया गया। जिस पॉइंट पे आप फायर किए हैं क्या उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा? एक्सेलरेशन मतलब g के बराबर, सॉरी g नहीं, 10 दिया है, 10 लेके चलते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। आपसे पूछा गया फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आपको है ना एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ लेना है। देखो इन दोनों के बीच का एंगल, क्या इन दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 37 डिग्री है? अब देखिए ध्यान से देखिए और समझिए, अगर हम चाहते हैं फॉर कंपोनेंट ऑफ ए in direction of velocity, तो अगर आप कंपोनेंट ऑफ a in direction of velocity चाहते हैं तो a cos theta will be equals to a dot v divided by magnitude of v। यही है ना? क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? यस सर ठीक है,
अब आ जाओ यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख दें, ए भी, ठीक है, ए भी, साथ में हम लोग क्या लिख दें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये तो वेक्टर फॉर्म में है, ये तो हमको वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, 10 के साथ है माइनस जे कैप, ओके, लेकिन हम लोगों को इसको कंपोनेंट्स में लाना पड़ेगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो तो हम लिख रहे हैं, थोड़ा आप समझ जाएंगे, थोड़ा जल्दी समझिएगा। देखिए क्या हम भी को लिख सकते हैं वट एवर बी इट्स मैग्नीट्यूड, मान लो इसका मैग्नीट्यूड भी है, क्या लिख दे, बी का कॉस 37 डिग्री आई कैप प्लस बी का साइन 37 डिग्री जे कैप, बोलो सही है? अरे बोलो यार, नहीं सबको नहीं समझ में आया, इतना स्लो आंसर नहीं समझ में आया क्या? सबके लिए ये क्लियर है कि कैसे हम वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ दिए, इस भी का इधर वाला कंपोनेंट तोड़ दिए v cos 37 और इधर वाला कंपोनेंट तोड़ दिए v का sin 37, याद आ रहा है आपको? तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज x I कैप प्लस y j कैप, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax bx प्लस ay by and divided by magnitude of velocity रूट अंडर उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, बोलो सही है? ठीक है, नाउ कम टू दिस, अभी दोनों को एक साथ रखना होगा, दोनों को एक साथ देखना होगा। हाँ देखो, मेरे एक्सेलरेशन में जो भी है वो केवल और केवल y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट नहीं है। तो जब आप यहाँ पे एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट लेंगे तो 0 आएगा, v का x कंपोनेंट v cos 37 डिग्री है और प्लस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट देखो, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट देखो -10 और वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखो v का sin 37। अब नीचे हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पुट करना है। अच्छा, क्या ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सीधा भी लिख दें? अरे बोलो यार, बोले नहीं सर, आप इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़िए। अच्छा, इन दोनों को स्क्वायर करके देखिए, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो यही है ना, रूट अंडर। चलिए आपके तरीके से ही चलते, चलिए आपके तरीके से चलते हैं, हम सोचे थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या हम लोग x कंपोनेंट के जगह पे v cos 37 का स्क्वायर और y कंपोनेंट के जगह पे v sin 37 का स्क्वायर पुट कर दें? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ हो गया -10 b sin 37। चलिए नीचे सोचिए, नीचे सोचिए, क्या ये रूट अंडर b स्क्वायर cos स्क्वायर 37 और प्लस साइन स्क्वायर 37 है? ये 1 होगा। उसका स्क्वायर रूट, भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, भी आएगा, यहाँ वाला भी इस भी से कट जाएगा। तो क्या ये मेरा वैल्यू केवल और केवल -10 sin 37 बचेगा? तो ये हो गया -10 sin 37 का वैल्यू 3/5, सॉल्व कीजिएगा तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है। सो आंसर देखिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, आंसर देखिए आपको लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अरे नहीं समझा, बहुत कोई नहीं समझा, किस किस को दिक्कत हो गया, बोलो फटाफट। देखो देखो देखो, सारा देखो, कहीं किसी को दिक्कत समझने में? को ब्रेक क्यों किए वैसे करके v sin cos? अच्छा, अगर ब्रेक नहीं करते, अगर ब्रेक नहीं करते तो आखिर यहाँ पे हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कहाँ से लाते? यहाँ v का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कहाँ से लाते? ये कहाँ से लाते? बोलो बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
अब देखिए, चलिए थोड़ा, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल था आपके सामने, आई होप सो आपको समझ में आया। छोटा छोटा क्वेश्चन में हम आपको है ना काम करें। थोड़ा देखिए, न्यूमेरिकल आपके पास, आंसर बताना। हाँ, आपको आंसर बताना है। मान लीजिए ए का वैल्यू है तुम्हारे लिए, ए का वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और बी है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपका काम है, आपका काम है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी निकालना, और दूसरा आपका काम है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी निकालना। चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ। देखिए सबको ध्यान से, तो आप लोग इसको सॉल्व करना था। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। अगर ए का कंपोनेंट हम लोगों को बी के डायरेक्शन में चाहिए तो सिंपली हम लोगों को ए कॉस थीटा चाहिए, और ए कॉस थीटा का मतलब हो गया ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट, और उसको है ना बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो आप जरा गौर करो, इन दोनों को गौर करो, 3 into 1 डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में 3 into 1 प्लस, अगला देख लो 2 into 1, 2 into 1 2 into 1, नेक्स्ट बोलो क्या minus लिखें, 4 into 1 माइनस minus 4 फोर, into 1 माइनस 4 into 1, माइनस 4 into 1, माइनस 4 into 1, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 4 into 1, और इन सब में हम लोग b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। b का मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर b के तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलो जी रोहित, कितना आया सॉल्व करके? 1/√3 होगा सर। सभी का आया ना 1/√3? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। तो फर्स्ट वाला आंसर है 1/√3। चलो अब अगर हमको सेकंड में इसका वेक्टर फॉर्म लिखना था तो हमको एक्चुअली a cos थीटा के साथ b कैप लगाना था, यही ना? तो ये a cos थीटा में तो वापस से आप a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे ही, साथ में b कैप से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, 1/√3 आ रहा है। अब b कैप का मतलब है b वेक्टर में b के ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। याद कीजिए, किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में बदलना होगा तो आप उस वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड करेंगे। बोलो सही है? यस सर, यस सर। भूलिए मत, आप भूलिएगा पीछे कैसे होगा। b वेक्टर है मेरा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और उसी के मॉड मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। चलो भाई इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दो, 1/√3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और फिर से नीचे √3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो ये हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और नीचे दोनों √3 का मल्टीप्लीकेशन 3। दिस इज योर आंसर। क्या जी रोहित बाबू, यही आंसर आया था? कैप में वेक्टर बी की जगह वेक्टर ए लिखिए। हाँ, तो गलत हो गया ना, गलती कीजिएगा कैसे चलेगा? नया नया चीज आ रहा है सब, आप पुराने चीज में गलत हो रहा है, क्या बोलते हो? काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया ना रोहित? यस सर। तो काइनेमेटिक्स का अभी प्रेशर अलग है और वेक्टर में गलती हो जा रहा है। हाँ सर, काइनेमेटिक्स के प्रेशर की वजह से ही वेक्टर में गलती हो रहा है। काइनेमेटिक्स के प्रेशर से वेक्टर में गलती हो जा रहा है। देखो आप लोग जो भी स्टूडेंट है ना इस बैच के हैं, जरा ध्यान से सुनिए, काइनेमेटिक्स का प्रेशर है। काइनेमेटिक्स का मतलब है, काइनेमेटिक्स का मतलब है फिजिक्स, पता है? ये सब चीज आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब वहां है ना दाएं बाएं का काम में होता है, ठीक है? इसके लिए अगर कोई ये सोचेगा कि एक नया मेथड सोचेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फंस गया काइनेमेटिक्स में।
काइनेमेटिक्स का एक अपना संसार चलता है, ठीक है, उसमें वेक्टर और कैलकुलस ऐसे ही आते जाते रहते हैं, उसके लिए कोई उस पर नहीं सोचेगा। आप है ना उस समय डॉट प्रोडक्ट अगर भूल जाइएगा, आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। आप अगर है ना कोई वेक्टर का कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। काइनेमेटिक्स का मतलब वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स दोनों को मिला दीजिए, काइनेमेटिक्स, ठीक है, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स दोनों को मिलाइए, काइनेमेटिक्स। तो वेक्टर, देखो बच्चा बोल रहा है कि सर काइनेमेटिक्स के प्रेशर में वेक्टर बोल रहे हैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। चलिए ठीक, ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स के बगैर आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, सो बी केयरफुल, ओके, वेक्टर्स होना चाहिए। चलिए अगला जो हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच। दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आखिर दो वेक्टर के बीच हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज सेंस बिहाइंड दिस, इन सब के ऊपर का बात। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, मान लो जैसे हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है, आप ए और बी दो वेक्टर ले, हम आपको इसको थोड़ा सा है ना शॉर्टकट में लेके चलेंगे, क्योंकि बीच का एक डेरिवेशन हम स्किप करेंगे, ठीक है, वो डेरिवेशन काम का नहीं है, बस आपके समझने के लिए होता है, हम उसको स्किप करेंगे, आपको थोड़ा देखेंगे। मान लीजिए हम लोगों के पास दो वेक्टर है, ए और बी है, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा, ए है, बी है, और बीच का एंगल है थीटा। अगर हमारे पास दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो जो आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो इट इज नथिंग एल्स बट सिंपली, इट इज नथिंग एल्स बट सिंपली द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स। जो हमारे इन दोनों वेक्टर्स से मिलके जो पैरेललोग्राम बनेगा ना, उसका जो एरिया आप निकालेंगे, उसी एरिया को आप इन दोनों वेक्टर्स के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by these two vectors। इन दोनों वेक्टर से मिलके जो हमारा पैरेललोग्राम बना है, उसका एरिया आपको इनका मैग्नीट्यूड देगा। सर नहीं समझे सर, कुछ और बताइए। देखिए देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए आपके पास, सपोज आपके पास एक टेबल है, एक टेबल है आपके पास, ये आपका वो टेबल है जिस पे अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये उसका पैर है सब, चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो आप इसमें दो वेक्टर बना लो, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास बी वेक्टर है, आपको कह दिए हैं ये ए वेक्टर है भाई और ये बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है। अच्छा, इन दोनों से मिला के आप एक पैरेललोग्राम बना लो, आप इन दोनों से मिला के एक पैरेललोग्राम बना लो, ये यहाँ तक रहा, और फिर इसको आप ले जाओ यहाँ से यहाँ तक, ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ये दोनों वेक्टर का पैरेललोग्राम बन गया। अब सुनना ध्यान से, अगर हम तुमसे बोलेंगे कि देखो भाई हमको है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, हमको है ना क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको है ना दो वेक्टर के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपका जो दोनों वेक्टर से मिलके पैरेललोग्राम बना है, आप उसका एरिया निकाल दे। मतलब आपके सामने ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म्ड है ना, आप उसका एरिया फाइंड आउट कर दें, अंदर का जो एरिया आपको दिख रहा है वो निकाल दें। अगर आप अंदर का एरिया निकाल देंगे तो जो एरिया होगा वही इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड है। मॉड कहने का मतलब मैग्नीट्यूड है, वही इन दोनों के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड है, मैग्नीट्यूड है। तो सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालें? क्या आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जानते हैं?
क्या आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जानते हैं? बेस इंटू हाइट। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जानते हैं? बेस इंटू हाइट। यस सर। तो बेस में आ जाएगा मेरा ए वेक्टर, और हाइट कहने का मतलब हुआ अगर ये बी है, ये थीटा है, तो क्या ये बी का साइन थीटा है? यस सर। तो हाइट में आ जाएगा बी का साइन थीटा। तो याद रखना, अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उन दोनों वेक्टर से जो मिलके मेरा पैरेललोग्राम बना है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो उसका एरिया आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, वही दो वेक्टर के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। इज दिस क्लियर? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, तो शॉर्टकट में आप ऐसे समझ लें कि अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप है ना ए बी साइन थीटा यूज करें। ओके, अच्छा साथ में एक और चीज लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। आपको याद है ए डॉट बी निकालने के लिए आप क्या किए थे? जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए बी कॉस थीटा, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए बी साइन थीटा। ठीक है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द एंगल एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बिकम सेम। तो किस एंगल पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होता है। तो जब एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा, तो याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का दोनों सेम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, चलिए बढ़िया चीज। यहां तक हम लोग पहुंच गए कि अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड चाहिए तो ऐसे जाएंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का सेंस क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट का सेंस क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट का सेंस था कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ही था कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो एक वेक्टर बनेगा। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर दे रहा है, अगर ए क्रॉस बी फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा तो डायरेक्शन भी होगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीख चुके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देना है, या यू कहो तो ए बी साइन थीटा निकाल देना है। सर डायरेक्शन कैसे निकालें? फॉर डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए, यूज राइट हैंड थंब रूल। आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का डायरेक्शन चाहते हैं, जैसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहते हैं, तो आपको है ना राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, थंब को छोड़ दीजिए, राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाएं, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाएं। तो जब आप थंब खोलिएगा तो थंब ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी होगा। जब आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाइएगा तो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वही हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। थंब का जो डायरेक्शन आएगा वही हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। अगर ये थंब ऊपर है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऊपर है। अगर ये थंब इधर है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इधर है। अगर ये थंब इधर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इधर है। जिधर थंब होगा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मत लेना हड़बड़ी में, राइट हैंड यूज करना, उसी डायरेक्शन में हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। सर थोड़ा देख लीजिए। चलिए हम आपको एक है ना यहाँ फिगर दिखाते हैं जिसमें आपका ये राइट हैंड बना हुआ है। ये देखिए ध्यान से, आपके पास ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। आप देखिए फिंगर्स को इधर से इधर घुमाया गया है। जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाते हैं तो थंब का डायरेक्शन ऊपर है। तो थंब का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऊपर है। क्या तुमको ये फिगर समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को ये फिगर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए
हम एक दो आपसे इसी तरह से एक दो काम करा ले ताकि हम भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाए। इस फिगर को सबको ही देखो, ध्यान से देखो और सोच के बताओ कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, बोलो जरा। ए इधर, अपने राइट हैंड को यूज करो, राइट हैंड को। ए इधर है, बी अंदर है, ए इधर है, बी अंदर है। जब हम ए से बी की तरफ ऐसे फिंगर्स को घुमाएंगे थंब ऊपर आएगा। अपवर्ड। तो याद रखना कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ऊपर। वेट वेट वेट, तेरा हो गया। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ऊपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा बताओ, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। सबको ही अपना चेक कर लो, अपने राइट हैंड को घुमा के चेक कर लो। बी मतलब अंदर, अंदर से बाहर की तरफ फिंगर को घुमाएंगे थंब नीचे आएगा। अंदर से बाहर की तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे थंब नीचे आएगा। तो याद रखना दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी ऊपर है और बी क्रॉस ए नीचे है। ए क्रॉस बी ऊपर है और बी क्रॉस ए नीचे है। क्या किसी को डाउट है? आप में से कहीं किसी को कोई इशू? नहीं सर, कोई इशू नहीं। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, सब कोई जरा मेंटली तैयार हो जाओ। जरा गौर करो, ए क्रॉस बी जो ऊपर था, क्या वो ए वेक्टर के साथ 90 बना रहा है? यस सर। और ए क्रॉस बी क्या बी वेक्टर के साथ भी 90 बना रहा है? यस सर। तो जो हम पैरामीटर्स लिख रहे हैं उस पर सबको ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है ना। आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, आप क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन लिखिएगा। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ऑन ए एज वेल एज बी। ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। दूसरा ध्यान से सुनो, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ए क्रॉस बी अगर ऊपर था, ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे है। जेई मेंस में 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? कैन यू से दैट? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? 180 डिग्री। तो जिसको भी समय पे याद हो आसानी से बनाया, कोई इशू नहीं है। अगला देखो, क्या हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम? दोनों का वैल्यू होगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अगला देखिएगा लाइन, ए क्रॉस बी और अगर हम बी क्रॉस ए को लिखेंगे तो दे आर नॉट सेम, एक्चुअली दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो माइनस साइन शुड बी यूज्ड। बोलो सही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इन 4 पॉइंट्स में किसी को कहीं कोई दिक्कत? 1 2 3 4, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अच्छा, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में शुरुआती दौर में आपको सिखाया गया कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी साइन थीटा से। फिर अगर उनका डायरेक्शन निकालना है तो आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमेशा आपको ए से बी का या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देगा बाय यूजिंग योर राइट हैंड। आप सारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ, अगर थंब का जो डायरेक्शन आया क्रॉस प्रोडक्ट का वही डायरेक्शन है। लेकिन एक चीज और है, वो क्या था कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ए क्रॉस बी है ना वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब जो हम लिख रहे हैं उसको जरा गौर से देखना। अब हम जो लिख रहे हैं उसको जरा गौर से देखना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
अगर हम A क्रॉस B लिखें, अगर हम आपके सामने A क्रॉस B लिखें तो हम उसके मैग्नीट्यूड के लिए ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन के लिए एन कैप लगा दें। एन कैप का मतलब है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल वर्ड का मतलब है जिस प्लेन में ए और बी होगा ना, जिस प्लेन में ए और बी होगा, एन कैप उसके नॉर्मल होगा। बोलो सही है? यस सर। अरे नहीं समझे, फिर से, जिधर ए होगा और बी होगा, एक प्लेन में ए भी है तो एन कैप इसके परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर है। जैसे आई कैप होता था ना, एक्स की तरफ का यूनिट वेक्टर, जे कैप होता है वाई की तरफ का यूनिट वेक्टर, उसी तरह एन कैप जो है वो इसके परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर है। तो क्या हम लोग डायरेक्शन के लिए एन कैप का सहारा ले सकते हैं? यस सर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं ना यार? अरे बोलता नहीं है। नो सर। देखिए कोई कोई बोलते हैं, हाँ हमको लगता है कि सबको है ना कुछ रिस्पांस करते रहे तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मन लगता है। ऐसे लगता है कि मोबाइल से बात कर रहे हैं, जब आप लोग यस नो करते हैं तो लगता है कि हाँ उधर भी कोई है सिंसियरली जो मेरी बात को समझ रहा है या सुन रहा है, कहीं डाउट नहीं है। यही तो हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग सुन लें कि नहीं ठीक है कोई इशू नहीं है तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। चलिए मान के चलते हैं कि अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको डाउट नहीं है, ठीक है। मेरा अपना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिए। चलिए अच्छा है, आगे आइए, देखिए अब चीजों को थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और हम लोग है ना कुछ इसमें डिस्कशन करते हैं। ऊपर आ जाओ जी, देख लो यहाँ पर, ये तुम्हारे पास डायरेक्शन हो गया। ये चीज को गौर से देख लो, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम नहीं होता, उसके पीछे माइनस का रिलेशन होता है। अगर हमारा ए क्रॉस बी ऊपर है, अगर हमारा ए क्रॉस बी ऊपर है तो याद रखना बी क्रॉस ए नीचे। राइट हैंड से आप है ना इसके वैल्यूज को है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब ऊपर है ना लिखा हुआ है। ये देखिए ए बी साइन थीटा एन कैप है। एन कैप का मतलब क्या है वो भी आप अभी देख चुके हैं। अब आइए एक दो और इंपॉर्टेंट सेक्शन हम आपको दिखाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। जरा गौर करना, जरा गौर करना। इसके लिए आप सबसे पहले बना लें एक ऐसा छोटा सा साइकिल। 3 एरो देंगे सेम डायरेक्शन में, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ लेते हैं तो उसका अगला कौन है? के कैप है ना, के कैप आएगा। अगर एरो के डायरेक्शन में चलो आई कैप जे कैप तो के कैप आएगा। अगर जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ लेंगे, जे से के, तो आगे कौन है? आई कैप आएगा। अगर के का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आई के साथ लेंगे तो अगला कौन आएगा? बोलो, जे कैप आएगा। जब तक आप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं सब प्लस 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 होता, लेकिन अगर आप एरो के अपोजिट में घूमना स्टार्ट किए तो माइनस होगा। जैसे आप देखिए, अगर हम जे क्रॉस आई कह दें, देखो तो जे से आई मतलब जे से आई मतलब अपोजिट ना, तो माइनस के कैप होगा। अगर हम लोग है ना के और जे के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लिखे, बोलो माइनस आई कैप। और अगर हम लोग आई क्रॉस के लिखे तो आंसर बोलो माइनस जे कैप होगा। तो कभी भी अगर हम लोगों के पास है ना आई कैप जे कैप या आई कैप के कैप या जे कैप के कैप, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तुरंत फटाक से बगल में ये सर्कल बना लीजिए। एक ही सेंस में, चाहे क्लॉकवाइज देना तो तीनों क्लॉकवाइज देना, या एंटी क्लॉकवाइज देना तो तीनों एंटी क्लॉकवाइज देना, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। अब सुनो, अगर हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ निकालते हैं, कोई बता रहा आंसर कितना है? नहीं, आंसर इज जीरो। आंसर इज जीरो एक्चुअली। कैसे? अगर मान लो 2 आई कैप है तो एक आई कैप का मैग्नीट्यूड
दूसरा आई कैप का मैग्नीट्यूड और दोनों के आई कैप के बीच का एंगल, एंगल तो जीरो होगा ना, दोनों आई कैप है भाई, दोनों एक साथ पैरेलल है, Yes, sir. तो चाहे वन हो ये तो जीरो है ना, तो याद रखना आई कैप क्रॉस आई कैप इज एक्चुअली अ जीरो। सिमिलरली जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ जीरो, सिमिलरली के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ भी जीरो। तो आपको ये डाटा एकदम अच्छे से दिमाग में रखना होगा कि अगर हम लोगों को अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट सोचना है, देन हाउ यू हैव टू बी मैनेज्ड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई कैप जे कैप के कैप। देख के आंसर बताना, जो पूछेंगे आंसर बोलना। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन जे कैप एंड आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, व्हाट इज योर आंसर? Okay. जे कैप एंड आई कैप, व्हाट इज योर आंसर? माइनस के कैप, माइनस के कैप। व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन जे कैप एंड जे कैप? जीरो जीरो जीरो, ठीक है। जे कैप एंड जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, जीरो। तो आपका आंसर ऐसे है ना, तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब एक और फॉर्मेट में इंटर कराते हैं, तुमको ले चलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सैर है, समझे, ये सब सैर सपाटा है ना, बहुत अच्छा है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलेंगे ना। सर हाँ बोलो ना। सर स्लाइड थोड़ा ऊपर करिए ना सर। सर जो आप इतना लिखे सर, इसका यूज कहाँ पे होगा सर, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सर? क्वेश्चन आएगा जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़िएगा तब। ओके सर। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, रुक जा भाई, अब बोल दिया है तो दिखाना तो जरूरी बनता है ना। बताओ जरा, ट्रू है या फॉल्स? स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताओ जरा। फर्स्ट वाला बताओ, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, चाहे आप ए डॉट बी ले या बी डॉट ए ले, दोनों आंसर है ना ए बी कॉस थीटा होता है। लेकिन अगला देखिए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, यहाँ पे है ना निगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है, इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिसेस, मतलब जीरो है, एक क्रॉस बी जीरो है, द वेक्टर्स आर कोलिनियर, बताओ ट्रू है या फॉल्स? कोलिनियर का मतलब हुआ एक ही लाइन पे। अगर आपका कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, तो थीटा तो जीरो है ना, और थीटा जीरो है तो ए क्रॉस बी डी जीरो होगा ना, ट्रू होगा सर। तो ट्रू है ना। Yes, sir. चलो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट बताओ। क्या ए डॉट बी जब आप सॉल्व करेंगे जी आलोक बाबू, तो ए का एक्स, बी का एक्स, यस सर। ए का वाई, बी का वाई, और ए का जेड, बी का जेड यूज करेंगे? यस सर। 31। तो कितना आ रहा है? 6 प्लस 25, कितना आ रहा? 31 आ रहा है। Yes, sir. गलत है, यहाँ देखो आई है, इसमें देखो जे है, केवल के वाला बचेगा, केवल के वाला बचेगा, 25 आंसर होगा, 6 नहीं होगा। अरे यहाँ आई कैप है, इसमें आई कैप है नहीं। अच्छा, अरे यार इसमें आई कैप है, इसमें आई कैप नहीं है, तो 2 into 0 ना कीजिएगा।
फिर इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें 0 और उसके बाद कितना है 0, ठीक है। और फिर उसके बाद 0 इंटू 3 और फिर अगला ना कीजिएगा 5 इंटू 5, तो केवल 25 में बचेगा आंसर। 25 होगा। बताओ जरा, इसमें लिखा है वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, पैरेलल टू ए होना चाहिए। याद कीजिए आपको लिखाया गया था बी के मैग्नीट्यूड के बराबर और पैरेलल टू ए कैप। बोलो समझा? यस सर। तो ऐसे करके आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आलोक, समझे? अगर आप ये सब पढ़ेंगे नहीं तो इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? अब यहीं पे देखिए ना, पैरेललोग्राम का एरिया आपसे पूछा है और आपको दो वेक्टर दे दिया, तो अभी ना आप सीखे कि दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा। यस सर। तो आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब समझ गए क्वेश्चन कैसे रहता है? यस सर। चलिए आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको खत्म करना है। सर हम इसके ऊपर नहीं बोले थे सर, जो सर्कल बनाए थे ना सर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। हाँ यस सर। अरे अच्छा रुक जाओ, काम कर लेने दे, फिर हम बताते क्या क्या पूछते हैं, ठीक है? ओके। चलो देखो ये सब है, इसका प्रॉपर्टीज है। हम लोग थोड़ा सा है ना आगे बढ़े। जस्ट एक और सेक्शन है जहां हमको क्रॉस प्रोडक्ट आपको है ना कैलकुलेट करना सिखाना है, जहां क्रॉस प्रोडक्ट हमको कैलकुलेट करना सिखाना है। देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन दो तरह से करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हम लोग दो तरह से करते हैं। एक क्या था कि अगर दोनों के बीच का एंगल और मैग्नीट्यूड मालूम होगा तो हम लोग ए बी साइन थीटा लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो वेक्टर फॉर्म में हमारा वेक्टर्स दिया है, इफ ए एंड बी आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, अगर ए और बी वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आखिर हम क्रॉस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कैसे करें? जैसे 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 देखो क्या दिया है कि ए दिया है आपके पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। जो हमारे पास बी वेक्टर है वो दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। आप चाहते हैं इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, आप चाहते हैं इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। तो आखिर इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें? इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें? तरीका सुनिए। देखिए आलोक बाबू का भी डाउट इसी में कंसीडर कर लेते हैं कि सर वो सर्कल का यूज कहाँ करते हैं। हम आपको शुरू में बोले थे कि थोड़ा एक डेरिवेशन हम स्किप करेंगे, लेकिन उसको स्किप नहीं करते हैं। आलोक का भी डाउट उसी में कंसीडर कर लेते हैं। चलो देखो वो डेरिवेशन कर लेते हैं। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ सी दैट, थोड़ा देखो ध्यान से देखो, ठीक है। पहले इसको लो, तीनों से मल्टीप्लाई करो। क्या हम लिख दें ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। बोलो सही है पहला वाला? यस सर। अब ए वाई को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, ए वाई बी एक्स तो लिखेंगे जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई लिखेंगे जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड लिखेंगे जे कैप क्रॉस के कैप। बोलो सही है? यस सर। ठीक। तीसरा ले लीजिए ए जेड बी एक्स
लिखेंगे के कैप क्रॉस आई कैप, फिर आगे लिखेंगे ए जेड बी वाई, लिखेंगे के कैप क्रॉस जे कैप और ए जेड बी जेड। अभी यहां लिखेंगे के कैप क्रॉस के कैप, बोलो सही है? यस सर। अब बताना थोड़ा जी आलोक कुमार, आई क्रॉस आई कितना होगा? सर जी 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। जीरो, वेरी गुड, जीरो छोड़ देते हैं। अगला देखो ए एक्स बी वाई, तो अब अंदर में आपको आई क्रॉस जे लिखना होगा ना? यस सर। तो आई क्रॉस जे को क्या इसके हिसाब से तुरंत अगर तुम चाहो, कहां चला गया मेरा वो सर्कल, उसके हिसाब से यूज करेगा आई क्रॉस जे के कैप। यस सर। आई क्रॉस जे के कैप यूज हो गया? यस सर। सोचे थे छोड़ देंगे, लेकिन तुम ऐसा चीज ही पूछ दिया कि अब चलो कोई बात नहीं। आई क्रॉस जे क्या लिखते? के कैप। चलिए आप सबको बताते जाइएगा, मेरे आगे आगे सोचिए। ए एक्स बी जेड, बताइए यहां ब्रैकेट में क्या लिखें? सर माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। फिर इसको देखना ए वाई बी एक्स, बोलो सर के कैप। जे क्रॉस आई माइनस ना, माइनस के कैप। माइनस के कैप एरो के अपोजिट में। फिर ये वाला टर्म जीरो है, उसको पकड़ो, ए वाई बी जेड, बोलो आई कैप। आई कैप। आई कैप। फिर यहां जाओ ए जेड बी एक्स, बोलो के क्रॉस आई जे कैप। फिर देखो ए जेड बी वाई, बोलो के क्रॉस जे माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। तो आप ये जो लिख रहे हैं आलोक जी, वो हम लोग उसी सर्कल के बेसिस पे लिख रहे हैं ना, जो प्रीवियस पढ़े थे तब ना लिख पा रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिखना चाहते हैं आगे। चलो भाई देखो आई कैप दो जगह है, देख लीजिए सबको, आई कैप दो जगह है, यहां भी है यहां भी है। आई कैप को कॉमन ले लीजिएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आएगा। फिर जे कैप को कॉमन ले लीजिए, अगर आप जे कैप को कॉमन ले लेंगे तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड आएगा। और फिर आप के कैप को कॉमन ले लीजिए, के कैप को कॉमन ले लीजिए प्लस के कैप, देखो तो क्या आ रहा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इज दिस क्लियर? यस सर। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर कभी वेक्टर फॉर्म में दो दिया रहे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहे, तो आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्ड है आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपको ये पूरा याद रहा तो। ठीक है, तो तुम लोग पूरा याद कर लेगा ना? क्या मजाक कर रहे हैं सर? आपको याद है? नहीं, हमको तो नहीं याद है, हमको याद नहीं है। हमको एक छोटा सा ट्रिक आता है, वो हम आपको पास करते हैं, आप उसको यूज कीजिएगा, बड़ा झमेला में मत फंसिएगा। हम वो बताना, हम तो ये बताने वाले भी नहीं थे, हम आपको बोल रहे थे ना कि डेरिवेशन स्किप करेंगे, लेकिन अब बीच में डाउट आ गया तो हमको करना। चलो कोई बात। अभी देखिए हम लोग आते हैं कि सर इतना लंबा चौड़ा में फंसा दीजिएगा, काम कैसे होगा? देख भाई, कभी भी ए क्रॉस बी निकालना है फटाक से, है ना, ये ऐसे तुम एक चार्ट बना दो। देखो 5 लिखा हुआ है, बुक सब देखिएगा या स्कूल में पढ़िएगा तो लोग 3 लिख के बनाता है, तो उसमें से है ना आप फंस जाइएगा डायरेक्शन में, इसलिए आप है ना 5 लिखिए। अब पहले आप ए का कंपोनेंट्स लिख दीजिए ऊपर, ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर से ए एक्स और ए वाई। फिर आप बी का कंपोनेंट लिख लीजिए, बी एक्स बी वाई बी जेड बी एक्स बी वाई। अब सुनिए, अगर आप आई कैप लिखना चाहते हैं, इसको भूल जाइए, भूल जाइए। आप अगला ए वाई बी जेड को मल्टीप्लाई कीजिए,
और माइनस कीजिए बी बाई ए जेड को, फिर प्लस जे कैप। इसके आगे बढ़िए, जे कैप लेना है तो के और आई को देखिए, जे कैप लेना है के और आई को देखिए, ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स, बी जेड ए एक्स प्लस के कैप। के कैप देखना, अगला देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई ऊपर के साथ मिला दीजिए, देखिए तो सेम फॉर्मूला है दोनों। यस सर। हाँ जी, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, आपको पता चल रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से है ना, बिना उतना ताम झाम किए आप आराम से है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, तब ये चीज है ना और आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा कि सर इतना जल्दी जल्दी इसको करेंगे कैसे। सो बी केयरफुल, थोड़ा देखो, एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देते हैं कि देखो हमारे पास एक ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और एक हमारे पास बी वेक्टर है वो है हम लोगों का 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 6k कैप। तुमसे ये बोला गया फाइंड area of parallelogram formed by these two vectors। इन दोनों वेक्टर से मिलके जो हमारा पैरेललोग्राम बना उसका एरिया निकालो। अब देखो स्टूडेंट के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, खुद ब खुद आना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया पूछा, इसका मतलब क्या निकालना है। तो आपको आज के क्लास में ये सिखाया गया ना कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वो उन दोनों वेक्टर्स से बने हुए पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। आज पढ़े आप लोग ये? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आपको ये पूरा चीज यूज करना है, बिकॉज वी नो दैट कि जो पैरेललोग्राम का एरिया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए हम लोगों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो चलिए भाई सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालना है, मॉड आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप। ऊपर ए का कंपोनेंट्स पुट करो 3 2 4 फिर से 3 और 2, और नीचे बी का कंपोनेंट्स 3 -2 6 3 और -2। अब जरा गौर कीजिए, अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, आई कैप इसको छोड़ दो, 2 × 6 माइनस ऑफ 10, 2 × 6 12 माइनस ऑफ -8 प्लस जे कैप में 4 × 3 12 माइनस 6 × 3 18 प्लस के कैप में 3 × -2 -6 माइनस 3 × 2 6। क्या देखो तो सबको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। कंफर्म ना? कंफर्म है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक, अब चलिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ 12 और प्लस 8 20 आई कैप, यहाँ 12 -18 -6 जे कैप, और यहाँ पे -6 -12 के कैप। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे ए और बी के बीच का है, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे ए और बी के बीच का है, ए क्रॉस बी जो है वो इतना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
तो आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब अंडर रूट 20 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? रूट अंडर 400 प्लस 36 और 144 और 36 मिला लो 180 रूट अंडर 580। यह आपके पैरेललोग्राम का एरिया का मैग्नीट्यूड है। सो आपको जब कभी भी वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए एक क्रॉस प्रोडक्ट आप खुद निकालेंगे, हम आपके सामने कुछ डाटा रख रहे हैं, आप बताइए। चलिए हम एक चीज और आप पे एक एक करके सब चीज बता दीजिए। आपको याद है अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ निकालेंगे तो वो टॉर्क होता है। एकदम शुरुआती क्लास में हम बताए थे जब क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बता रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे। यस सर। अब देख तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है। देखो भाई पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और जो हमारा फोर्स वेक्टर है वो है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड टॉर्क। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ, टॉर्क निकालना। तो देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने बनाने के लिए दिया गया है ना, उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको है ना भली भांति है ना केवल क्रॉस प्रोडक्ट है ना ठीक से निकाल देना है और कुछ नहीं। आप हम देख चुके हैं कि टॉर्क का मतलब हो गया है आर क्रॉस एफ। तो इसका मतलब है कि अगर आपको टॉर्क चाहिए तो आप यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप ले लिए। पहले आर का डाटा पुट करना होगा, बिकॉज आर पहले है इसलिए आर का डाटा पहले आना चाहिए। 1 1 2 आर का डाटा है 1 1 2 1 1 और एफ का डाटा है 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1। अब आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जो आप सीखे उसको यूज करें। आई कैप 1 और माइनस 1 और माइनस, क्या ये -1 हुआ? माइनस ऑफ -2 प्लस जे कैप के लिए 2 इंटू 1 2 हुआ, माइनस ऑफ -1 ठीक है, प्लस के कैप के लिए 1 और -1 हुआ, माइनस ऑफ 1। ये है हम लोगों का आई कैप -1 प्लस 2 मतलब 1 आ गया। ये है जे कैप और 2 + 1 3 हो गया, और ये है के कैप और यहाँ हो गया -2। सो ओवरऑल आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। किसका सही? ऊपर मैं स्लाइड थोड़ा ऊपर करिएगा सर। सर और ऊपर सर वो फोर्स का माइनस आई कैप है ना? नहीं ये बराबर, हमको लगा माइनस आई कैप। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? यस सर। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे कोई इशू नहीं। कैलकुलेशन भी परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि फाइनल आंसर तो कैलकुलेशन से ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ मत नहीं कीजिएगा। चलिए अब क्लोजिंग बताइए, कहीं किसी को डाउट? आज का जो डिस्कशन हुआ हम एक बार आपको थोड़ा शॉर्ट करके आपको एक बार रिवाइज करा दे, चीजों को खत्म करें, समझाएं। हाँ जी बोलो ना।
चीज पूछना था हाँ बोलिए। सर। आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होगा और आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू क्या होगा? आप बताइए, डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है या कॉस थीटा? सर कॉस थीटा। तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। इसलिए आई डॉट आई 1 होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है या कॉस थीटा? साइन थीटा। और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? सर 0। जीरो। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जीरो होता है। क्या समझ गए? यस सर। देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है ना, ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता रहता है कि एक्चुअली आपको कंफ्यूजन इसी चीज में था। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत सारा चीज आप डिस्कस किए हैं आज के क्लास में, तो थोड़ा केयरफुल रहना और चीजों को ध्यान से देखना। हम लोग आज स्टार्ट किए थे यहाँ से कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे की तरफ कैसे निकालेंगे। हम बोल रहे हैं इसमें दो चीज पे ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड निकालना और वेक्टर कंपोनेंट निकालना। मैग्नीट्यूड निकालना है तो केवल b cos थीटा या a cos थीटा निकालना, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो उसके साथ b कैप या a कैप डायरेक्शन के लिए भी मेंशन करना होगा। सो केयरफुली जब आप इसका नोट्स बनाएंगे, चीजों को ध्यान से, न्यूमेरिकल जब देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया हम लोग, बाकी आपको उधर एक दो क्वेश्चन भी दिए हैं। फिर स्टार्ट हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का खेल कि आखिर दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या था। दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई करके फिर से एक नया वेक्टर क्वांटिटी देता है, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। उन वेक्टर प्रोडक्ट का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीस टू वेक्टर। अभी न्यूमेरिकल भी आप देख चुके। डायरेक्शन के लिए आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन के लिए आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड में फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाएंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताएगा। फिर यहाँ बहुत सारा प्रॉपर्टी वेक्टर्स के बीच का रिलेशन लिखा हुआ है। आगे आपको बताया गया कि अगर हमारे पास वेक्टर आई कैप जे कैप में रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरा डेरिवेशन कर दिया गया। लेकिन डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, आपको मेनली है ना न्यूमेरिकल इसी से बनाना है। जब भी न्यूमेरिकल मिलेगा इस तरीके से बनाइएगा, हर बार प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, आप देख लीजिए कि कैसे फटाफट क्वेश्चन है ना सॉल्व होता है। अब अगर आपके सामने कुछ भी देगा, इसे क्वेश्चंस को समझना पड़ता है। सर क्या बोल रहे हैं, हम आपको बोल ये रहे हैं कि अगर आपको वर्क पूछा, पावर पूछा, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। अगर आपसे टॉर्क पूछा, एंगुलर मोमेंटम पूछा, तो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट। वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट। पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट। टॉर्क होता है आर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ। और एंगुलर मोमेंटम होता है आर का क्रॉस प्रोडक्ट टी के साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। तो जब भी आप कोई नाम देखेंगे ना, आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है या डॉट प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, चलो यहाँ तक का काम आज रखते हैं, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। इतना तक अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा। वेक्टर इज ऑलमोस्ट खत्म, तो अगले दिन वेक्टर फिनिश ही हो जाएगा और हम लोग है ना बेसिक मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, चलो इतना ही करके आज क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।